हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान अ वे ऑफ सक्सेस। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 10 देखेंगे, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर आप 10th के क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। 10th क्लास का चैप्टर 10 का सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें किया गया है और इंटरनल क्वेश्चन भी जितना बनता है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरनल क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर से जो है बीच में क्या क्या क्वेश्चन और तैयार किए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। आंसर है इसका, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, प्रकाश क्या है अगर पूछा जाए तो इसका हम सिंपली आंसर दे सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, वो अनुप्रस्थ होती है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, आंसर हम लोग लिखेंगे, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को एरो यानी तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। पुंज का मतलब है समूह। प्रकाश समूह क्या है, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरण जहाँ पे आके मिलती है उसे ही प्रकाश समूह बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विवर्तन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो विवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। तो हम लोग विवर्तन को कैसे लिख सकते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे, जब प्रकाश के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो। अगर हम लोग एक अत्यंत छोटी वस्तु को रखे हैं और उसके मार्ग से प्रकाश जो है गुजर रहा है, तो वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय क्या होगा, इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है और इस प्रभाव को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा कि विवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, ठीक है, तो जब प्रकाश के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश क्या करती है कि सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो इसे ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मिरर। तो मिरर क्या है, तो जो सतह प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगर मिरर पूछे तो क्या है, तो मिरर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे लाइट पड़ने पर वो परावर्तित हो जाता है, टकरा के वापस लौट जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण किसे कहते हैं। आंसर है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि सरफेस जो होता है उसका वो प्लेन होता है, समतल होता है। तो इसका फिगर देख सकते हैं, कलाई किया हुआ रहेगा, एक तरफ से कोटेड रहेगा और एक तरफ उसका सरफेस एरिया जो है वो कोटेड नहीं रहेगा, वहाँ से लाइट टकरा के लौट जाएगा। तो ये समतल दर्पण होता है। अगले क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है और क्या है इसका प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये जानना जरूरी है। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है, यानी कि इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ इसका क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी कि आई जो एंगल है वो आर के इक्वल होना चाहिए। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों का एंगल सेम होता है, सेम होना चाहिए। सेकेंड इसका रूल क्या होना चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो है वो तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे और उसका जो लंब है वो भी एक ही पॉइंट पे होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। 8th क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं।
स्फेरिकल मिरर जो होता है, गोलीय दर्पण, वो क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव लेंस और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित मुड़ा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर मुड़ा होना चाहिए, उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलेंगे, और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो कोटेड किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या है? तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ा रहता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी उत्तल लेंस कहते हैं। परावर्तक सतह बाहर की ओर होना चाहिए और अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो कोटेड किया हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, यानी कि पोल क्या है, ध्रुव, वक्रता केंद्र सी क्या है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, और फोकस दूरी, द्वारक, ये सब क्या होता है। तो इसको आप लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसमें है, फर्स्ट फिगर में है कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में अगर के सामने कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, वो फॉर्मेशन क्या है उसको जानना है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अनंत से जब लाइट आता है, प्रकाश आता है, तो टकरा के उसके फोकस से गुजरता है, और फोकस के गुजरने के चलते वो बहुत छोटा उसका इमेज बनता है, बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा फोकस पे बनता है। और उत्तल दर्पण जब रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या होता है, अनंत से आने वाले प्रकाश उसे टकरा के वापस लौट जाती है, और जिसका वर्चुअल इमेज उसके बैक साइड में पीछे की ओर फोकस पे बनता है। तो इस पर जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल होगा, और कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध लिखिए। तो ये फॉर्मूला जो है याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के उसको सॉल्व करने में आपका हेल्प होगा इससे। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो 2f के बराबर होता है, और रेडियस जो होता है वक्रता त्रिज्या वो 2f, यानी कि फोकस डिस्टेंस जो है, फोकस दूरी, उसके दोगुने के बराबर वक्रता त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तल दर्पण जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसका मुख्य फोकस कहाँ पे होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर और निकट सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नोट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो होता क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है राइट साइड में होता है मिरर का, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है, उसका चिन्ह परिपाटी के टाइम ये आपको मदद करेगी। आगे देखते हैं, नोट में कुछ लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है वो जानना। तो यहाँ पे नोट में हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिगर आपको मिलेगा। फर्स्ट है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट सभी आपतित किरणें जो है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। आगे फिगर में देखने को मिलेगा कि जो अनंत से आती हुई लाइट होती है वो मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। सेकेंड क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F से होकर गुजरने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
क्या होता है कि अवतल दर्पण में फोकस F से होकर गुजरने वाली सभी प्रकाश किरणें जो हैं वो परावर्तन होने के बाद यानी कि टकरा के लौटने के बाद वो जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर लौट जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। थर्ड है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती हैं। अगर अवतल दर्पण है और कोई लाइट रे वक्रता केंद्र जो है C बिल्कुल बीच से ही वो आ रहा है उसी में होते हुए, तो वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो मुड़ेगा नहीं और उसी रे के अपोजिट यानी कि उसी की तरफ उसी रे में वापस लौट जाएगा। तो ये थर्ड लॉ है, इसको याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो नोट में हम लोग तीनों पॉइंट पढ़े हैं इसको हम लोग ऊपर दिए हुए फिगर से भी समझ सकते हैं। यहाँ में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फिगर से आप समझने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अवतल दर्पण में पोल जो होता है ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के साथ कोई प्रकाश किरण जो है जितनी डिग्री का आपतन कोण बनाती है उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण बनाते हुए लौट जाती है। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण अगर है तो ध्रुव जो पोल है P की ओर मुख्य अक्ष यानी कि मेन जो मुख्य अक्ष है के साथ कोई प्रकाश किरण जितना डिग्री का भी कोण बना रही है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस वो लौटेगी। आगे नोट में है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब उत्तल दर्पण में कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन? तो फर्स्ट है उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर और निकट सभी आपतित किरणें मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण के फिगर में आप लोग देख सकते हैं उसके फिगर कैसे बना हुआ है, पीछे फिगर में दोनों है। तो उसमें उत्तल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो फोकस से टकराने के बाद फिर लौटती हुई वापस प्रतीत होती है, वहाँ से फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड पॉइंट है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती हैं। होता क्या है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली प्रकाश किरण यानी वक्रता केंद्र C यानी से बीचों बीच से जो लाइट आएगी वो परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब जो है वो कितनी प्रकार के है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक या इमेजिनरी इमेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं या आपको टेंथ एग्ज़ाम में इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो आभासी क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है और इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि पर्दे पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और वो पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। आगे की आभासी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के सामने बन जाता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण में दिखाई देता है लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब या दर्पण में नहीं दिखाई देगा आपको और वो उल्टा नज़र आएगा और दर्पण में तो दिखता ही नहीं है क्योंकि दर्पण में वो सीधा नज़र आता है और सीधा बनने का मतलब है कि वो आभासी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख आप लोग को खींचना है। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में 6 फिगर बनेगा, 6 फिगर। तो हम लोग 6 फिगर को बारी बारी से देखते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर स्थित हो। तो होता क्या है इस फिगर में? देखिए अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यहाँ देखिए ये अनंत है, यहाँ से प्रकाश किरण जब यहाँ से आ रही है तो यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से टकराने के बाद फोकस से लौट जाती हैं और यही फोकस पे जो है कि इसका इस अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है और ये
वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा, और एकदम बिंदु के आकार का बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। हम लोग देख रहे हैं फिगर में दर्पण के मुख्य फोकस पे बन रहा है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यधिक छोटा, एकदम बिंदु के आकार का बिल्कुल है। तो ये आंसर है इसका, हम लोग लिखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अवतल दर्पण में कैसे अगला फिगर बनेगा। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर, सी पर रखा हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें फिगर में कि जब अवतल दर्पण में सी से परे रखना है, तो सी से परे, जब सी से बाहर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। हम लोग देख रहे हैं फिगर में कि वक्रता केंद्र सी है और मुख्य फोकस एफ के बीच बन रहा है फिगर, ठीक है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। देखते हैं हम लोग फिगर में कैसे है कि हम लोग देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती थी, बिल्कुल अनंत पर, तो इसका फिगर जो है कि फोकस पे बन रहा था। लेकिन जब वस्तु अनंत से थोड़ी नज़दीक आ गई इस जगह पे, तो फोकस से पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बनने लगा। फिर जब हम लोग सी पे रखेंगे, आगे फिगर में देखेंगे कि जब सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनता है। तो यही इसका सिस्टम है, इसको याद रखना जरूरी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पे हो, वक्रता केंद्र पे हो। तो अभी हम बताएं कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, वक्रता केंद्र पर रखने से वक्रता केंद्र पर ही बनने लगता है फिगर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है, यानी उस वस्तु के बराबर ही बनेगा। और हम लोग को ये इम्पोर्टेंट याद रखना कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन जब तक कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस के पीछे ही रखते हैं तब तक, दर्पण की ओर ही फोकस के पीछे रखते हैं तब तक। लेकिन जब दर्पण के हम लोग आगे फोकस और पोल के बीच रखने लगेंगे तो वो आभासी बन जाएगा फिगर, तो वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। अगला है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु दर्पण के कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच रखें हम तो हम लोग देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब रखा हुआ है इस फिगर में वस्तु को, तो एक लाइट है जो अवतल दर्पण से टकरा के फोकस से होते हुए गुजरा है और एक रे जो है वो दर्पण से टकरा के सेंटर से सी से गुजरा हुआ है। और दोनों जब सेंटर से आते हुए रे और फोकस से आता हुआ रे जहाँ पे मिला है वहाँ पे वो फिगर को बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से रे चला और यहाँ से टकरा के यहाँ पे आया, यहाँ ए से चला कोई रे और टकरा के इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे फिगर बना है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सी से परे बनता है, यानी सी से पीछे बनने लगता है उसका फिगर। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, क्योंकि सी पे हम लोग देखे थे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था वस्तु था उतना ही बड़ा फिगर बन रहा था, और जब सी से हम लोग आगे वस्तु को रख दिए तो सी से बाहर बनने लगा फिगर और वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने लगा फिगर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो। हम लोग को वस्तु को फोकस पे अब रखना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखे हैं तो यहाँ से एक रे लाइट गया और टकरा के बिल्कुल फोकस से होते हुए वापस लौटा, और एक रे ऑफ लाइट जो है इस पॉइंट पे गया और वहाँ से टकरा के सी से होते हुए लौट गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों रे जो टकरा के लौटा वो पैरेलल हो गया है। तो हम लोग डिफाइन इसको करते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
अनंत पर बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज अनंत पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रहता था तो हम लोग देखते थे कि उसका इमेज फोकस पे बनता था। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग डिफाइन कर इसको इसी तरह से कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एफ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। बहुत बड़ा ये बनेगा क्योंकि वो अनंत पे बन रहा है। नेक्स्ट फिगर क्या है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु दर्पण के फोकस और पोल के बीच रखा हुआ। तो हम लोग फिगर में देखते हैं आगे। देखिए, तो इस फिगर में हम लोग को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को जो रखना है वो फोकस और पोल के बीच रखना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इस फोकस और इस पोल के बीच में रखे हैं। तो क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से चला और टकरा के सी से होते हुए लौटा। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से पोल की ओर आया। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट सी से टकरा के इधर आया, वो इधर इमेजिनरी लाइन बनाता है। प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर बढ़ रहा है। और ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आया, सो टकरा के इधर जो आया है वो इमेजिनरी लाइन पीछे की ओर बना रहा है। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे इसका इमेजिनरी इमेज बनते हुए प्रतीत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आवर्धित बनता है, क्योंकि जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो वो आभासी ही बनेगा, और आभासी बनेगा तो श्योर है कि वो सीधा बनेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है कि आभासी और सीधा बनता है। तो अब फिगर में देखें कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें। देखिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो एक रे यहाँ से चला और वापस लौटा, और यहाँ से इमेजिनरी लाइन लगा कि पीछे की ओर बढ़ रहा है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से चला, यहाँ से टकरा के इधर लौटा, इसका इमेज इधर लगा कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका फिगर बना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। चलिए, अवतल दर्पण में 6 फिगर ही याद रखना है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे कितने फिगर बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत पर हो। तो उत्तल दर्पण में भी जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फिगर क्या बनेगा। अभी तक हम लोग अवतल दर्पण का फिगर देखें कि अनंत पर रखें तो कैसे बना। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को देखिए अनंत पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे रे ऑफ लाइट चला यहाँ से और ये टकरा के लौट गया इधर से और एक बीच से ही लौट जाएगा। और ये इसका इमेजिनरी लाइन लग रहा है कि वो फोकस पे मिल रहा है। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि फोकस की ओर मिल रहा है। तो यही उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टी है कि उत्तल दर्पण में रे ऑफ लाइट टकरा के लौटने के बाद अनंत पर जब वस्तु हो तो उसका लगता है कि वो उसका इमेज फोकस पे बन रहा है। तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं कि दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा, क्योंकि फोकस पे बन रहा है, बिल्कुल छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। तो इसको हम लोग आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो। देखिए, फिगर में है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है जब वस्तु कहाँ पे हो, दर्पण के पोल तथा अनंत के बीच कहीं भी हो। देखिए, ये है दर्पण का पोल, ये P पॉइंट, और ऑब्जेक्ट को हम लोग पीछे कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखे हैं तो इसका रे एक लाइट चला यहाँ से और टकरा के इधर लौटा, और एक रे चला यहाँ से पोल से होते हुए वो सीधा निकल गया, और देख रहे हैं
देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ से चला और टकरा के लौटा, तो इसका इमेजिनरी लाइन जो है एक लग रहा है कि तो क्या है, सब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और यहाँ से टकरा के लौटा, तो ये लग रहा है फोकस से गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से चला और वापस टकरा के लौट गया, और इसका लग रहा है कि इमेजिनरी इसका सी से होते हुए गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है। तो ये जो है कि ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है वहीं पे इसका फिगर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण में ध्रुव P और अनंत के बीच कहीं भी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P और मुख्य फोकस F के बीच बनता है। P देखिए, P और मुख्य फोकस, देखिए यहाँ पे P और मुख्य फोकस F के बीच बन रहा है, तो इसी को हम लोग को डिफाइन करना है कि P और मुख्य फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। फिगर में भी है कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आभासी तथा सीधा होगा, श्योर है, और वस्तु से छोटा होगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नोट को फिर से समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी क्या लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष तथा ध्रुव को मूल बिंदु कहेंगे, यानी कि दर्पण का जो एक्स अक्ष है उसको हम लोग मूल अक्ष को एक्स अक्ष बोलेंगे और पोल को हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है। और थर्ड पॉइंट है कि सभी दूरियां दर्पण के पोल से हमको मेजर करना है, पोल से लेफ्ट या पोल से राइट मेजर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। अगर जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव मेज़र करना होगा, और अगर रे ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मेज़र करेंगे जो फिफ्थ पॉइंट में है तो इस प्रकार हम लोग नेगेटिव यानी ऋणात्मक मेज़र करेंगे। और सिक्स पॉइंट कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर की हम लोग मेज़र करेंगे, ऊपर की साइड में तो धनात्मक मेज़र करेंगे, और नीचे की साइड में करेंगे तो ऋणात्मक मेज़र करेंगे। जैसे फिगर देखिए, ये है अवतल दर्पण, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और ये पोल यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ पे C है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड जब हम लोग मेज़र करते हैं जिसको U बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड में हम लोग मेज़र करेंगे तो इसको नेगेटिव लेके चलेंगे -U, और राइट साइड में अगर मेज़र करेंगे तो हम लोग जो है इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी जो प्रतिबिंब दूरी हो तो इसको राइट साइड में पॉजिटिव, और जब ऊपर की ओर मेज़र करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, और नीचे की ओर मेज़र करेंगे तो हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यही चिन्ह परिपाटी, यही मेन फिगर होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर का पेज नंबर 185 का क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ये 10th क्लास NCERT का चैप्टर है। ये 10th क्लास NCERT का चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, अतः आप इसे अच्छे से समझ लें। इससे काफ़ी मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।